अब देखो लास्ट क्लास में हमने क्या की थी, वहां पे हमने वेलोसिटी ऑफ वेव का रिजल्ट डिराइव किया था और बाद में हमने बात करी थी वहां पे किसकी, साइनोसाइडल वेव की। अच्छा, जब भी हम वेव की बात करते हैं, और अभी हम कौन सी वेव की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वेव की। वैसे अगर हम जनरली वेव की बात करें तो वेव क्या करती है, एनर्जी, मोमेंटम और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वेव की, तो स्ट्रिंग वेव भी क्या कर रही है, स्ट्रिंग वेव भी एनर्जी और मोमेंटम को वहां पे क्या कर रही होगी, ट्रांसफर कर रही होगी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग वेव। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग वेव। अब देखो ये तुम्हारी यहां पे स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी यहां पे स्ट्रिंग है और पर्सन ने यहां पे स्ट्रिंग को इस तरह से होल्ड करके रखा है। तो ये हमारी स्ट्रिंग है और पर्सन ने स्ट्रिंग को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। अच्छा, जिस स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, ये स्ट्रिंग एक तो टाइट है, दूसरी ये स्ट्रिंग मेरी वहां पे क्या है, इलास्टिक है। कि मैंने क्या बोला था, मीडियम में अगर इलास्टिसिटी होगी तो इलास्टिसिटी के कारण रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, जिसके कारण पार्टिकल क्या होगा, नीचे आएगा। अब कुछ टाइम बाद इस पर्सन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसने मोशन परफॉर्म किया सिंपल हार्मोनिक। जो भी पर्सन है, पर्सन स्ट्रिंग के इस एंड को ऊपर लेके गया, नीचे लेके गया, फिर ऊपर लेके गया। जैसे ही एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो स्ट्रिंग तो रेस्ट में, अब ये जो स्ट्रिंग रहेगी उसमें यहां कहीं किसी टाइम पे एक वेव क्रिएट हो जाएगी और ये वेव कहां जा रही होगी, आगे की ओर जा रही होगी। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो है, ये जो रीजन होगा, अगर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं तो इस रीजन में डिस्टरबेंस है। जब यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हमने यहां पे एक वेव क्रिएट करी, और जो भी वेव हमने क्रिएट करी, ये वेव कहां जा रही है, ये वेव जा रही है राइट की ओर। तो अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे कि यहां पे इस रीजन में एनर्जी प्रेजेंट है, और जैसे जैसे ये वेव आगे जाएगी एनर्जी भी क्या होगी, आगे प्रोपोगेट हो रही होगी वहां पे। अब मैं अगर तुमसे पूछता हूं कि वेव के पास, जब हम इस वेव की बात कर रहे हैं तो इस वेव के पास कितनी एनर्जी हो सकती है, तो हम लोग वहां पे किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी ट्रांसमिटेड। एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय अ स्ट्रिंग वेव। अब सबसे पहला पॉइंट लिखो, सबसे पहला पॉइंट लिखो वहां पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। लिखो वहां पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ स्ट्रिंग वेव। जब हम स्ट्रिंग वेव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां पे एनर्जी है। अब कौन सी एनर्जी, तो हम क्या बोल रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ स्ट्रिंग वेव। एक जो एनर्जी आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी जो एनर्जी आती है वो आती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे अगर बोल रहा हूं कि इस रीजन में एनर्जी प्रेजेंट है, तो एनर्जी का मतलब है कि यहां पे काइनेटिक भी होगी और साथ में यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल भी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आती है, तो काइनेटिक एनर्जी आती है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन के अबाउट, और जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो इनके पास वहां पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आ रही है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण। अच्छा, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है। तो देखो, ये जो पार्टिकल था मीडियम का, यहां कहीं था, ये मीडियम का पार्टिकल यहां कहीं था, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया, कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल यहां कहीं पहुंच गया। तो ये चीज ध्यान रखना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी आती है
वो पोजीशन के कारण नहीं आती है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि पार्टिकल मीन से ऊपर चला गया है, मीन से नीचे चला गया, उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, तो ऐसा सोचना हमारा वहां पे क्या है, गलत है। जो भी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो आती है ड्यू टू इलोंगेशन। जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है किसके कारण, वो आ रही है इलोंगेशन के कारण। अब सबसे पहले देखो यार, यहां पे इस रीजन को हम कंपेयर करने जा रहे हैं जरा। पहले यहां पे स्ट्रिंग कैसी थी, स्ट्रेट थी। देखो चेक करो है कि नहीं है। स्ट्रिंग का ये जो रीजन है वो ये शेप क्या कर चुका है, अटेन कर चुका है वहां पे। अब यहां पे क्या करो, एक पार्टिकल लो जरा यहां पे, और यहां पे अगर पार्टिकल देखोगे तो चेक करो यही पार्टिकल है कि नहीं है वहां पे। यानी ये जो पार्टिकल है वो यही पार्टिकल है यहां पे। अब बताओ इस पार्टिकल में कोई इलोंगेशन हुआ है क्या फर्दर वहां पे? भाई स्ट्रिंग इलास्टिक है, लेकिन जो लेंथ यहां पे है वही लेंथ यहां पे है कि नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इस पोजीशन पे आते हैं, अगर हम इस पोजीशन पे आते हैं तो ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। पार्टिकल कहां पहुंच चुका है, पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पे आ चुका है, और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब है कि जब ये वेव आगे बढ़ेगी, जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट करेगा, और जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो ड्यूरिंग इट्स वाइब्रेशन ये एनर्जी क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो यहां पे क्या होता है, जब ये पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो वहां पे ना तो उसके पास पोटेंशियल होती है, ना ही वहां पे क्या होती है, काइनेटिक होती है। लेकिन अब यहां पे देखो जरा, इस एलिमेंट को देखो जरा, हम वो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं जो कहां पे है मीन पे है। अच्छा, अब इस एलिमेंट को अगर देखोगे तो एलिमेंट ओरिजिनली ऐसा था कि नहीं था, फिर अब बताओ डायग्राम को देख के बताओ, जो एलिमेंट की लेंथ यहां पे थी वो एलिमेंट की लेंथ यहां पे है कि नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पे इलोंगेशन मैक्सिमम है। अगर इस रीजन को हम इस रीजन से कंपेयर करें तो यहां पे कोई इलोंगेशन नहीं है एक्सट्रीम पे, लेकिन मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो पार्टिकल रहेगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, इलोंगेट होगा। इसका मतलब है कि इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर? तो जब यहां पे कोई पल्स चलेगी, जब यहां पे कोई पल्स चलेगी, तो जब ये पल्स आगे बढ़ेगी तो उस केस में पल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी आ रही है पार्टिकल के वाइब्रेशन के कारण, पोटेंशियल एनर्जी आ रही है किसके कारण, स्ट्रिंग में फर्दर इलोंगेशन के कारण। क्लियर? हम लोग हाइट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हाइट के कारण पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। तो मैंने क्या बोला, हम लोग डायग्राम में जरूर इतनी बड़ी पल्स इतनी बड़ी वेव शो करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हम इतनी स्मॉल पल्स या इतनी स्मॉल वेव की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम लोग जो भी रिलेशन डिराइव कर रहे हैं बहुत ही स्मॉल वेव के लिए रिजल्ट डिराइव कर रहे हैं। तो अगर इतना स्मॉल होगा तो यहां पे हम हाइट की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे केवल फर्दर इलोंगेशन की। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी और साथ में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक्सट्रीम पे दोनों जीरो हैं और मीन पे दोनों ही तुम्हारे क्या हैं, मैक्सिमम है। क्लियर? तो अब यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसका रिजल्ट अब डिराइव करने जा रहे हैं। अब देखो रिजल्ट कैसे डिराइव करेंगे, वहां पे किसी टाइम पे ये तुम्हारी पल्स या वेव है। अब मैंने यहां पे क्या किया, एक पार्ट कंसीडर किया।
अच्छा, अब ये ध्यान रखना, हम डिस्टरबेंस किस साइड से क्रिएट कर रहे हैं, हम ध्यान रखना डिस्टरबेंस इस साइड से क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस साइड से हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, आगे की ओर भेज रहे हैं। तो किसी टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी है और हम इसके लेफ्ट साइड देख रहे हैं। अच्छा, यहां पे अगर देखोगे तो ये तुम्हारा स्ट्रिंग का पार्ट है, ये पूरा तुम्हारा यहां पे स्ट्रिंग का पार्ट है। देखो है कि नहीं वहां पे, ये तुम्हारा वहां पे स्ट्रिंग का पार्ट है। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब इस पॉइंट पे टेंशन कैसा लग रहा होगा, इस पॉइंट देखो हम स्ट्रिंग के इतने पार्ट की बात कर रहे हैं, राइट साइड के। स्ट्रिंग का जो राइट साइड का पार्ट होगा उसको लेफ्ट साइड क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो यहां पे जो टेंशन आएगा इस पॉइंट पे, अब चेक करना टेंशन जो रहेगा वो अलोंग द टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। तो यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉप करो और टेंजेंट ने कितना एंगल फॉर्म किया, थीटा। जो डायरेक्शन यहां पे टेंजेंट का होगा वही डायरेक्शन यहां पे किसका होगा, टेंशन का होगा वहां पे। अच्छा, अब जो हम साइनोसाइडल वेव की बात कर रहे हैं, मान लो साइनोसाइडल वेव की इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो साइनोसाइडल वेव पास कर रही है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसी टाइम पे हम राइट साइड वाले पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, तो एनर्जी कहां से जा रही है, एनर्जी लेफ्ट साइड से, हम लोग एनर्जी इस साइड से भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि यहां पे कोई फोर्स होगा जो क्या कर रहा होगा, वर्क परफॉर्म कर रहा होगा, और उसी के कारण एनर्जी क्या होगी, आगे बढ़ रही होगी वहां पे। अच्छा, अब ये यहां पे अगर दे रहा है किसी टाइम पे, ये इक्वेशन क्या बता रही है, एक्स डिस्टेंस पे कोई पार्टिकल है, उसका टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, तो लास्ट क्लास में याद होगा वीपीए, पार्टिकल की जो वेलोसिटी थी वो डेल वाई बाय डेल टी थी। इस इक्वेशन को हमने पार्शियली टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया था और रिजल्ट आया था ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अंदर जाओगे तो ओमेगा टी का ओमेगा, देखो है कि नहीं वहां पे। तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे क्या, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, के एक्स। बताओ यही पार्टिकल की वेलोसिटी है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पे किसकी, स्लोप की, तो स्लोप का फॉर्मूला याद होगा, स्लोप का फॉर्मूला था डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स को हमने लिखा था टेन थीटा भी। अच्छा, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ए साइन का कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और माइनस के एक्स का माइनस के, तो ये बन गया था माइनस ए के, माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस क्या हो गया, के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब बताओ यहां पे जो टेंशन रहेगा, टेंशन को हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, यानी बेसिकली हम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने जाओगे तो बताओ फोर्स को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, ये थीटा, तो ये भी वहां पे थीटा है, तो इक्वेशन लिखी जाएगी माइनस टी साइन थीटा आई कैप, नहीं माइनस टी कॉस थीटा आई कैप माइनस टी साइन थीटा जे कैप। देखो है कि नहीं वहां पर। यहां पे टी को रिजॉल्व कर दो, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, तो माइनस टी कॉस थीटा आई कैप माइनस टी साइन थीटा जे कैप। ये तो हो गया फोर्स जो इस साइड से लग रहा है। अच्छा, तुम्हें याद होगा इंस्टेंटेनियस पावर का हम फॉर्मूला यूज करते थे, और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला था एफ डॉट वी। अब देखो एफ तो यहां पे क्या हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया, और वी वेलोसिटी वेक्टर है, तो उसको क्या लिखोगे, वेलोसिटी वेक्टर को लिखोगे वहां पे वी पी ए जे कैप। अब ये वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो तो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये हो गया फोर्स, ये हो गई उस पार्टिकल की वेलोसिटी। देखो है कि नहीं वहां पे।
यहां पे हम स्ट्रिंग के लेफ्ट में देखेंगे तो फोर्स कितना लग रहा है T, और यहां पे जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग स्टडी तो बेसिकली राइट साइड के पार्ट की कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड में भी हम यहां पे इस पार्टिकल को देख रहे हैं। तो इस पार्टिकल में फोर्स लग रहा है T, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है VPA J कैप। तो जो भी इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो हो जाएगा F डॉट वी। अब मल्टीप्लाई करो जरा, F डॉट वी करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस टी साइन थीटा इंटू VPA। देखो है कि नहीं वहां पे। और अगले स्टेप में अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे इंस्टेंटेनियस पावर माइनस टी। थीटा कैसा है, थीटा स्मॉल है, और थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो माइनस टी टेन थीटा, और VPA क्या हो जाएगा, VPA हो जाएगा A ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पर। तो किसी इंस्टेंट पे अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो चेक करो वहां पर। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी माइनस TA ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। टेन थीटा का मतलब हो गया डेल वाई बाय डेल एक्स, और डेल वाई बाय डेल एक्स का मतलब हो गया माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब बताओ जो भी इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है, बताओ उसको हम क्या लिखें वहां पर। तो जो भी इंस्टेंटेनियस पावर आ रहा है, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा टी। देखो है कि नहीं वहां पे, टी A स्क्वायर ओमेगा के। रिजल्ट हो जाएगा वहां पे टी, देखो है कि नहीं वहां पे, रिजल्ट हो जाएगा टी ए स्क्वायर ओमेगा के इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो चेक करो यहां पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है वहां पे। और ध्यान है ये हम बात कर रहे हैं किसकी, इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। अच्छा टी वहां पे टेंशन है, तो एक तो हम फॉर्मूला यूज कर लें, जो भी वेव की वेलोसिटी थी वो थी अंडर रूट टी बाय म्यू। तो जो भी टी रहेगा, बताओ उसको हम क्या लिख सकते हैं, जो भी टी रहेगा उसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू वी स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखा था v इक्वल्स टू ओमेगा बाय के, तो k की जगह लिख दो वहां पे, t की जगह आ गया म्यू इंटू वी स्क्वायर ए स्क्वायर, ओमेगा k की जगह लिख दो वहां पे ओमेगा बाय v इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जो भी किसी इंस्टेंट पे पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो रिजल्ट यही बन रहा है, नहीं बन रहा है, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी इंस्टेंटेनियस पावर है, जो भी इंस्टेंटेनियस पावर है वो हो जाएगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर है कि नहीं है वहां पे। देखो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला वहां पे। अच्छा अब बात करो यहां पे किसकी, बात करो वहां पे एवरेज की। जरा बताओ एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करें वहां पे। हमें मालूम है इंस्टेंटेनियस पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर को हम लिख सकते हैं डी बाय
dt। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी इंस्टेंटेनियस पावर है वो हो जाएगा डी बाय डी टी। तो अगले स्टेप में जो स्मॉल अमाउंट की एनर्जी गई वो हो जाएगी म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी। देखो है कि नहीं वहां पे। अब देखो ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, ये तुम्हारी स्ट्रिंग है और यहां कहीं हम किसी पार्टिकल को देख रहे थे और मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जब ये वेव आगे जाएगी तो यहां पे जो भी पार्टिकल रहेगा वो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। और जब ये पार्टिकल, देखो जब ये पार्टिकल इस तरह से क्या कर रहा होगा, वाइब्रेट कर रहा होगा, तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी क्या कर रहा होगा, आगे ट्रांसफर कर रहा होगा। हमें मालूम है कि इस पार्टिकल को 1 कंप्लीट साइकिल में टाइम लगता है टी। अब मैं यहां पे ले रहा हूं टी टाइम पीरियड और टाइम पीरियड को ओमेगा से रिलेट किया था, ओमेगा था वहां पे 2 पाई बाय टी। हमें यह कैलकुलेट करना है कि एवरेज कितनी एनर्जी यहां पे क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, या फिर एवरेज पावर कितना है। ध्यान है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर। अब एवरेज पावर की बात कर रहे हैं और याद होगा जो एवरेज पावर था उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड या कंज्यूम अपॉन क्या होता है, टाइम इंटरवल। देखो है कि नहीं वहां पे भाई, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि किसी टी टाइम पे ये पार्टिकल इतनी एनर्जी क्या कर रहा है, आगे भेज रहा है। देखो यही कि नहीं वहां पे इंस्टेंटेनियस पावर है, इसकी यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड। तो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे ये पार्टिकल कितनी एनर्जी आगे भेज रहा है वो इस फॉर्मूले से मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे पता करना है कि ये पार्टिकल एवरेज कितनी एनर्जी आगे बढ़ा रहा है, ये पार्टिकल एवरेज कितनी एनर्जी आगे बढ़ा रहा है 1 सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी। तो अब अगर हम पावर एवरेज कैलकुलेट करने जाएंगे तो टोटल एनर्जी का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ म्यू वी ओमेगा स्क्वायर, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी टी अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। इसको हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, 0 से लेके टी तक, और यहां पे भी इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके टी तक। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो यहां पे x जो है, x और t दोनों वेरी कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन जब हम करने जा रहे हैं तो हम किसी पार्टिकल को देख रहे हैं, ध्यान, हम हर पार्टिकल को नहीं देख रहे हैं, हम किसी एक पार्टिकल को देख रहे हैं। ये जो एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे इतनी एनर्जी भेज रहा है, लेकिन ये पार्टिकल एवरेज कितनी एनर्जी भेजेगा। तो एवरेज एनर्जी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि टोटल एनर्जी 1 साइकिल में कितनी गई अपॉन क्या कर दो, टाइम। तो यहां से हमें एवरेज एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर। तो अब यहां पे देखो टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसको ओरिजिन पे मान लो। भाई पार्टिकल तो हम कोई सा भी लें, सभी पार्टिकल का मोशन इस तरह से है, किसी टाइम पे इतनी एनर्जी जा रही है, हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज ये एनर्जी 1 सेकंड में कितनी आगे बढ़ाएगा। तो अब यहां पे क्या करो, जिस पार्टिकल की स्टडी कर रहे हो उसको x = 0 मान लो। तो अब जो इक्वेशन आएगी यहां पे वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी p एवरेज। अच्छा, x तो 0 हो गया तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, बचेगा वहां पे क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, कहां से कहां तक, 0 से t अपॉन टोटल टाइम t। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके t तक वहां पे। अब बताओ कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें। तो देखो मैं इसको अलग से इंटीग्रेट कर रहा हूं, वैल्यू यहां पुट कर दूंगा।
1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या देता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चेक करो ये कि नहीं यहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा देता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो 1/2 तो कॉमन आएगा, यहां पे t। अच्छा, कॉस का क्या होगा? तो हमें मालूम है साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, तो कॉस का हो जाएगा प्लस साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। देखो है कि नहीं वहां पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस का साइन, लेकिन क्या होगा वहां पे 2 ओमेगा कांस्टेंट है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगी 1/2 टी प्लस हो जाएगा 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी। ये टी कैंसिल आउट होगा, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0, ये भी क्या हो गया टी की वैल्यू 0। अब बताओ यहां पे क्या बोलोगे? साइन 4 पाई 0 आता है तो सॉल्व करने पे वैल्यू आती है तुम्हारी कितनी? t/2। तो जब इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेट करने पे आ गया t/2, ये t कैंसिल आउट होगा और यहां से हमें मिल रहा है एवरेज पावर का फॉर्मूला। अब बताओ जो एवरेज पावर है उसका फॉर्मूला निकल के आ रहा है म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा पे? तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर तो यही होगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो गया? ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये तो है इंस्टेंटेनियस पावर। लेकिन अगर हम एवरेज पावर की बात करेंगे तो एवरेज पावर का फॉर्मूला होगा म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? 2। देखो है कि नहीं है वहां पे? अच्छा, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पर सेकंड में, 1 सेकंड में ये पार्टिकल एवरेज इतनी एनर्जी क्या कर रहा है? आगे की ओर बढ़ाते जा रहा है। तो क्वेश्चन में अगर टाइम दिया होगा तो टाइम से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कितनी एनर्जी वहां पे क्या हो गई? आगे बढ़ गई वहां पे। क्लियर इतना वहां पे? फिर देखो ये तो हो गया एवरेज पावर। अब नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है इंटेंसिटी। तो जो भी एवरेज पावर है, जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, ये तो हो गया मेरा वहां पे क्या हो गया? एवरेज पावर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या डिफाइन करने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। अच्छा, वेव की इंटेंसिटी का मतलब क्या है? अगर हम बात करने जा रहे हैं वेव की इंटेंसिटी, तो देखो वेव की इंटेंसिटी का मतलब क्या है? इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं यूनिट एरिया से। यूनिट एरिया से पर सेकंड में कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, वही हमारी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है। जैसा है समझो, ये पूरा बोर्ड है, मान लो ये तुम्हारा पूरा बोर्ड है और इस बोर्ड से एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। ये तुम्हारा पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड से एनर्जी इस तरह से नॉर्मली क्या हो रही है? बाहर आ रही है। इस बोर्ड में हमने क्या किया? यहां पे एक यूनिट एरिया मार्क किया। हम क्या देखेंगे? इस यूनिट एरिया से 1 सेकंड में जो एनर्जी बाहर आएगी वही हमारी वहां पे क्या होगी? इंटेंसिटी होगी वहां पे। तो अब मान लो जो रोप है, रोप का क्रॉस सेक्शन ले लो यहां पे कैप स्मॉल ए, तो ए वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अच्छा आप बताओ, ये जो रोप का क्रॉस सेक्शन होगा, ये जो रोप का क्रॉस सेक्शन होगा, उससे 1 सेकेंड में इतनी एनर्जी जा रही कि नहीं जा रही है एवरेज? अब बताओ, इसको अगर हम डिवाइड कर दें किससे, एरिया से, तो जो भी एवरेज इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला हो जाएगा पावर एवरेज अपॉन एरिया। अब बताओ यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो रिजल्ट वहां पे जो निकल के आ रहा है अगले स्टेप में, एवरेज का पावर एवरेज हो गया म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ए। अब ध्यान है, ए वहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है रोप का क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लो रोप की लेंथ कितनी है? एल। तो डेंसिटी बताओ क्या लिखी जाएगी? डेंसिटी लिखी जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिखोगे? ए इंटू एल, तो ये हो जाएगा म्यू बाय ए। देखो है कि नहीं वहां पे, जो भी रोप की डेंसिटी होगी इसको लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया ए इंटू एल, एम बाय एल होता है म्यू। तो अगले स्टेप में म्यू की जगह यहां पे 2 भी आएगा, है ना। अगले स्टेप में म्यू की जगह पुट कर दो रो इंटू ए, तो ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा और ये हो जाता है रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। तो जो भी इंटेंसिटी निकल के आती है वो निकल के आती है रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। इसकी डेफिनेशन लिख लो वहां पे। इंटेंसिटी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? इंटेंसिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। और ध्यान है, ये जो इंटेंसिटी आएगी वो एवरेज आएगी और फॉर्मूला हो जाएगा रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। अब बताइए फॉर्मूला क्या बता रहा है? इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? तो डिपेंड कर रही है मीडियम की डेंसिटी पे, वेव की वेलोसिटी पे, उसके टाइम पीरियड पे, और तीसरा किस पे डिपेंड, चौथा किस पे डिपेंड कर रही है? उसके एम्पलीट्यूड पे वहां पे। अब एक क्वेश्चन लिखो जहां पे ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। लिखो वहां पे क्वेश्चन, लिखो वहां पे अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी। तो क्वेश्चन है बोल रहा है अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी म्यू, उसकी वैल्यू दी हुई है 5 इंटू 10 टू द पावर -2, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मीटर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है अ स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 kg पर मीटर is under a tension of 80 Newton, is under a tension of 80 Newton. How much power must be supplied to the string to generate sinusoidal wave at a frequency of 60 Hz? तो क्वेश्चन में बोल रहा है कितना पावर हम सप्लाई करें जिससे कि हमारे पास एक वेव जनरेट हो जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो और उसका एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर हो। अब कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा हम एवरेज की बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या कर लो? वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। वेव की वेलोसिटी होती है √T/μ। टेंशन कितना? 85। तो अगले स्टेप में जो रहेगा वो हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। तो जो भी वेव रहेगी, वेव की वेलोसिटी तो आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है पावर। तो पावर हो जाएगा म्यू हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर -2, वी हो गई वेव की वेलोसिटी,
एम्पलीट्यूड को कन्वर्ट कर दो मीटर में, तो 0.06 का स्क्वायर बाय 2, और ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर, तो 2πf इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से हमें एवरेज पावर मिलेगा, और जो एवरेज पावर आता है, चेक करना, आंसर आता है 512 वॉट। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, एक चीज समझ लो कि हम एवरेज की बात क्यों करते हैं। हम एवरेज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पार्टिकल है, देखो इसको ऐसे समझो, ये तुम्हारी स्ट्रिंग थी, और हो क्या रहा है, जैसी वेव ट्रांसफर होती है तो ये पार्टिकल क्या होता है, इस तरह से वाइब्रेट करता है, और जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो ये एनर्जी आगे बढ़ाता है, लेकिन हमेशा ये सेम अमाउंट की एनर्जी आगे नहीं बढ़ाता है। कभी जब ये पार्टिकल मीन पे होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगी, जब एक्सट्रीम पे जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी है इसके पास, वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं वहां पे कि एक साइकिल में एवरेज ये कितनी एनर्जी आगे बढ़ा रहा है। देखो समझ में आया, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है और एनर्जी आगे बढ़ा रहा है, लेकिन एनर्जी हमेशा सेम नहीं बढ़ा रहा है, कभी ज्यादा एनर्जी बढ़ा रहा है, कभी जीरो बढ़ा रहा है। तो इसलिए हमने वहां पे क्या करी है, एवरेज एनर्जी क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। इसका मतलब है कि एक सेकंड में हमें 512 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये वेव वहां पे क्या होगी, जनरेट होगी। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन वहां पे है, अब देखो, टू वेव्स इन द सेम मीडियम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय वाईटी कर्व इन द फिगर। तो हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स सेम मीडियम में, और उनके बीच का y और t कर्व दिया हुआ है। अब कर्व कुछ ऐसा है वहां पे, एक वेव तो ये है और दूसरी वेव ऐसी है। तो इस तरह से हमारे पास यहां पे दो वेव है। इस वेव का एम्पलीट्यूड दिया है 2, और ये जो दूसरी वेव है इसका एम्पलीट्यूड दिया है 5। इसको बोल रहा है वेव 1 और इसको बोल रहा है वहां पे वेव 2। तो ये वेव 1 है, ये हो गई तुम्हारी वेव 2। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है टू वेव्स इन द सेम मीडियम, टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय वाईटी कर्व इन द फिगर, फाइंड रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटी। तो हमें क्या करना है, एवरेज इंटेंसिटी का रेशियो फाइंड आउट करना है वहां पे। एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी क्या निकल के है, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। देखो यही फॉर्मूला तक नहीं था, रो वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, रो तो हो गई डेंसिटी। अच्छा चेक करो वहां पे, रो क्या होती है, रो तो होती है डेंसिटी। वी ध्यान रखना, वी होती है वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेम मीडियम है। सेम मीडियम का मतलब है कि वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो अगर फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं अपॉन सेकेंड वेव, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। अब जो फर्स्ट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 5, मान लो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 तो हो जाएगा 2 पाई बाय टी। सेकेंड वेव के लिए 2। अच्छा, ये टाइम पीरियड अगर कितना होगा, टी होगा, तो यहां से तक का टी बाय 2, तो ओमेगा 2 हो जाएगा 2 पाई बाय, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा 1। अब वैल्यू पुट करो, ओमेगा 1 का मतलब वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर, ओमेगा 2 का मतलब हो गया 4 ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो रिजल्ट हो जाएगा 25/16। यही हमारा I1/I2 का वहां पे क्या रहा होगा, रेशो रहा होगा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे। फिर लिखो आगे क्वेश्चन वहां पे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है वहां पे कितनी, 440 हर्ट्ज। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी दी है 0.01 kg पर मीटर, 0.01 kg पर मीटर, kept under a tension of 49 Newton, kept under a tension of 49 Newton. The fork produces transverse wave of amplitude 0.5 millimeter on the string. Find the wave speed and wavelength of the wave. तो एक तो क्या कैलकुलेट करना है, वेव स्पीड, दूसरी वेवलेंथ ऑफ द वेव, तीसरा क्या बोल रहा है, एट व्हाट एवरेज रेट इज द ट्यूनिंग फॉर्क ट्रांसमिटिंग एनर्जी टू द स्ट्रिंग, एट व्हाट एवरेज रेट इज द ट्यूनिंग फॉर्क ट्रांसमिटिंग एनर्जी। तो तीसरा हमें कैलकुलेट करना है पावर, जो एनर्जी ट्यूनिंग फॉर्क देगा वही एनर्जी क्या होगी, वेव कैरी करेगी वहां पे। तो अब सबसे पहले क्या करो, कुछ है नहीं, टी दिया है, म्यू दिया है, तो पहले वी, इसमें कुछ करना नहीं है, टी दिया है, म्यू दिया है, वी मिल गया, फिर वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से लैम्डा मिल जाएगा वहां पे, और एक बार लैम्डा मिल गया तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो था वो क्या था, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। देखो ये था नहीं था वहाँ पे, म्यू वी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, म्यू मालूम है, वी मालूम है, ओमेगा मालूम है, ए मालूम है, तो यहाँ से क्या हो गया, कैलकुलेशन खत्म हो गया वहाँ पे। देखो है कि नहीं है वहाँ पे, तो बेसिकली यही कुछ क्वेश्चन हैं। देखो रहा, और तो कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे, है ना। मेरे को एक क्वेश्चन और दिख रहा है, किसका, ठीक है, क्वेश्चन लिखो यार,
ये क्वेश्चन एनर्जी का तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन का है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पल्स इज स्टार्टेड at t equals 0 along the positive x direction on a long taut string. The shape of the pulse at t equals 0 is given by the function. तो एक पल्स है जो कहां जा रही है, एक पल्स है, पल्स जा रही है राइट की ओर, है ना। अब जो भी पल्स है उसका शेप दिया है, f ऑफ x दिया हुआ है, और f ऑफ x क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया है x बाय 4 प्लस 1। ये कहां से कहां तक है, ये है फॉर x ग्रेटर देन -4 लेस देन इक्वल्स टू 0। और बाद में क्या है, बाद में है -x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, और बाद में क्या बोल रहा है, अदरवाइज 0। तो ये शेप दिया है t इक्वल्स टू 0 पे। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ पल्स इज स्टार्टेड एट अ टाइम t इक्वल्स 0 अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन on a long taut string. The shape of the pulse at t equals 0 is given by the function. यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है where x are in centimeter. The linear mass density, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो भी x है, x सेंटीमीटर में, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब म्यू, और लीनियर मास डेंसिटी दी है 50 ग्राम पर मीटर, 50 ग्राम पर मीटर, और टेंशन दिया है वहां पे कितना, 5 न्यूटन। अच्छा, सबसे पहले तो इस पल्स को प्लॉट करो जरा, यहां कहीं मान लो ओरिजिन, देखो ये x है कि नहीं है वहां पे। अच्छा, पल्स को पहले ड्रॉ करो, बताओ पल्स को अगर पहले ड्रॉ करोगे तो f ऑफ x का मतलब बताओ ये y है कि नहीं है वहां पे। भाई ये बता रही, ये क्या बता रहा है, ये इक्वेशन बता रही है किसी t टाइम पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y, तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो चेक करो इस तरह से एक पल्स बनेगी कि नहीं बनेगी वहां पे। अच्छा, कहां तक होगी, तो यहां पे x की वैल्यू पुट कर दो -4, यहां पे जो रहेगी x कोऑर्डिनेट -4। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 पे, फिर से y 0 होगा कि नहीं 0 होगा, तो यहां पे -4 और यहां पे 1, और जो भी पल्स है, पल्स कहां जा रही है, राइट की ओर जा रही है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है द शेप ऑफ द स्ट्रिंग इज ड्रॉन एट t इक्वल्स 0 एंड द एरिया ऑफ पल्स इनक्लोज्ड बाय द स्ट्रिंग एंड द x एक्सिस मेजर्ड इट विल बी इक्वल टू। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, t इक्वल्स 0 पे हमने पल्स को क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि एरिया कितना है, इस पल्स ने x के साथ एरिया कितना बाउंड किया, तो एरिया होगा हाफ बेस, और हाइट कितनी 1, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है, तो एरिया जो आएगा वो आएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग एट x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड t इक्वल्स टू 0.01 सेकेंड विल बी।
तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है किसका, x इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर पे, कितने टाइम में, 0.01 सेकेंड में। तो पहले तो ये चेक करो सबसे पहले वहां पे कि पल्स की वेलोसिटी क्या है, तो वहां से पता चलेगा पल्स कितना आगे बढ़ गई। तो वेलोसिटी जो रहेगी वो हो जाएगी √t बाय म्यू, म्यू हो गया कितना 50 ग्राम, कन्वर्ट करो केजी में, देखो आएगा कि नहीं आएगा, ये आ गया t, 50 कन्वर्ट कर दिया केजी में, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, बताओ कितना आ गया, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा वहां पे 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कितने टाइम की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन में टाइम इंटरवल दिया है 0.01, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 1000 इंटू 0.01, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हो गया, डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन रहेगा, बताओ ये 10 पे आएगा कि नहीं आएगा वहां पे। अच्छा आगे वाला पोर्शन 1 पे आ रहा होगा। अच्छा यहां पे 4 पीछे, तो 4 का मतलब 6। देखो रहा इस तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहां पे ये बन रहा होगा 6 पे, ये हो रहा होगा 11 पे। देखो है कि नहीं वहां पे, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पहुंच गया, 10 पे पहुंच गया वहां पे। अच्छा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 है। देखो ये हाइट 1 है कि नहीं है वहां पे, x की वैल्यू 0, तो सेंटीमीटर में आ गया 1 सेंटीमीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 7 वाले का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 7 वाला यहां कहीं होगा कि नहीं होगा। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y0 है, तो बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां पे लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/4, ये हो जाएगा y0/1, तो y0 हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। तो 1/4 का मतलब हो जाएगा कितना, 0.25 सेंटीमीटर। मैंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री लगा दी वहां पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से y0 मिल गया, तो y0 आ गया कितना 0.25 सेंटीमीटर, है कि नहीं। फिर क्या बोल रहा है, द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर एंड t इक्वल्स टू 0.015 सेकेंड विल बी। तो अब हमें करना क्या है, हमें पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो यही है कि नहीं है वहां पे। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल रहा है द ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कब कैलकुलेट करनी है, किस पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है, 13 सेंटीमीटर वाले पार्टिकल की कैलकुलेट करनी है। कितने टाइम पे, 0.015 पे। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि वेव कितना आगे बढ़ जाएगी। तो फिर से फॉर्मूला यूज करो, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी इनटू टाइम।
देखो है कि नहीं है वहां पे 0.015 की 0.15, ठीक है 0.015। तो अगले स्टेप में क्या होगा 10 1000 से मल्टीप्लाई था ना, रुको सेंटीमीटर में जा रहे हैं तो क्या होगा 1000 इंटू 0.015 डिवाइडेड बाय 3, तो 1 2 3 हट जाएगा तो ये आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि जो 10 वाला पार्ट होगा वो अब तुम्हारा आ जाएगा 15 पे। अब तुम वेव को शो करोगे तो वेव 15 से 16 पे जा रही होगी और यहां से 11 पे। देखो है कि नहीं है 6 7 8 9 10 12 13 14। देखो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से अब तुम्हारी यहां पे वेव पहुंच गई है। अच्छा हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है पार्टिकल की वेलोसिटी। बताओ कैसे कैलकुलेट करें पार्टिकल की वेलोसिटी। x इक्वल्स टू 13, बताओ एक तो तरीका यह है कि यहां पे जो पल्स है उसका फंक्शन हमें मालूम है कि नहीं, और पल्स की हम जनरल इक्वेशन लिख दें वहां पे। देखो एक तरीका ऐसा है क्या कि y x t ये हो जाएगा 1/4, है ना, इसको हम लिख दें x प्लस वी टी। तो 1/4 x प्लस वी टी, वी टी का मतलब हो गया 1000 इंटू टी प्लस 1। देखो है कि नहीं वहां पे, देखो ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं क्या उस फंक्शन की। वहां पे ये फंक्शन आगे की ओर जा रहा है तो हम लिख दें x/4 x प्लस वी टी कर दें होल में। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे। और x को कांस्टेंट मानते हुए टाइम के साथ इसको क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। चेक करो जरा, x को कांस्टेंट मानते हुए टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 x का 0, 1000 t का 1000, तो ये हो जाएगा 1000/4। 1000/4 का मतलब हो गया 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वहां पे देखो है कि नहीं है वहां पे। अच्छा केवल ये चेक करो कि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो हमें मालूम है कि कुछ टाइम बाद ये पल्स ऐसे आगे बढ़ेगी वहां पे। अब बताओ ये पल्स ऐसे आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल कहां जा रहा होगा, पार्टिकल नीचे की ओर जा रहा होगा। तो साइन जो रहेगा वो हम यहां पे अप्लाई कर देंगे -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो है कि नहीं है वहां पे। तो जो रिजल्ट आएगा -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका हमने ये भी लिखा था वहां पे कि जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो थी वहां पे माइनस ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। माइनस स्लोप पॉजिटिव है 1/4 इंटू कर दो वेव वेलोसिटी, और वेव वेलोसिटी वहां पे क्या थी 1000 थी। तो वैल्यू आ जाएगी -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही हमारी पार्टिकल की क्या रही होगी, वेलोसिटी रही होगी वहां पे। तो ये क्वेश्चन बेसिकली वहां पे क्या था, जो हमने पहला टॉपिक लिया था ना वहां पे, इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, उसी का क्वेश्चन है वहां पे। लेकिन अब तुम्हें करना क्या है, हमने आज ये डिस्कस कर लिया है कि जो भी वेव होती है वो एवरेज कितनी एनर्जी वहां पे क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। तो अब तुम्हें करना क्या है, एक बार उसकी थ्योरी फिर से पढ़ना, और जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे एनर्जी के या पावर के, उसको अब वहां पे करके देखना है।
अगली जो क्लास आएगी, अगली क्लास में हम बात करेंगे किसकी, कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन की, है कि नहीं। तो उससे पहले अब तुम्हें करना क्या है, पावर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उनको अब सॉल्व करके देखना है। तो नोट डाउन कर लो इतना वहां पे।